हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट जनरल स्टडीज पेपर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस सेगमेंट के जरिए हम दो सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एक सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, अर्थात पर्यावरण और जैव विविधता, और दूसरा सब्जेक्ट है इनोवेशन यानी कि नवाचार। तो चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं, पहले सब्जेक्ट पे, जो कि है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसका टॉपिक है राइज इन एशियाटिक लायंस पॉपुलेशन रिपोर्टेड। ठीक है, इसका मतलब कि एशियाटिक शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है, ये न्यूज़ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है 5 जून 2020 के सेंसस के अनुसार पिछले 5 वर्षों के मुकाबले इस वर्ष एशियाटिक शेरों की संख्या में 29 यानी 29% का इजाफा हुआ है। 2015 में एशियाटिक शेरों की संख्या 523 थी, जबकि 2020 में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। ठीक, ये शेर गिर के वनों और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में 36 यानी 36% का इजाफा हुआ है। ठीक, तो दोस्तों ये जो न्यूज़ हमने आपको बताई है, तो पहली तो ये इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इस तरह से हैं कि 2015 में एशियाटिक शेरों की संख्या कितनी रही? 523। 2020 में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई? 674। अच्छा, 2020 में एशियाटिक शेरों की संख्या में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ? आंसर होगा 29 यानी 29% का इजाफा। ठीक, अच्छा, 2020 में एशियाटिक शेरों के भौगोलिक दृष्टि से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का कितना इजाफा हुआ है? इसका आंसर होगा 36% यानी कि 36%। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। देख, हमने टुकड़ों में आपको इसलिए याद कराया क्योंकि अगर मान लीजिए एशियाटिक लायंस पे नोट्स लिखने को आ जाता है, शॉर्ट नोट जिसको टिप्पणी बोलते हैं, तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इनके बारे में ही महत्वपूर्ण तथ्य। पहला तथ्य है कि एशियाटिक लायंस को भारत की पैंथेरा लियो लेयो आबादी के रूप में जाना जाता है। किस आबादी के रूप में जाना जाता है? पैंथेरा लियो लेयो आबादी के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नाउ नेक्स्ट, इनकी पर्यावरणीय सीमा भारत के गुजरात राज्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है। कहां तक सीमित है? भारत के गुजरात राज्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान तक। ठीक है, जरूरत है रिपीट करने की? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। ये भारत में पाई जाने वाली 5 पैंथेराइन कैट्स में से एक है। ठीक है, भारत में 5 पैंथेरियन कैट्स पाई जाती हैं। ठीक है, पैंथेरियन बिल्ली जिनको बोलते हैं। ठीक, ये एशियाटिक लायंस इनमें से एक हुआ। तो जब एक तो एशियाटिक लायन है और 4 कौन कौन सी बिल्लियां हैं भाई? अन्य के नाम इस प्रकार हैं। पहला है बंगाली टाइगर, दूसरा है भारतीय तेंदुआ, तीसरा हिम तेंदुआ, और चौथा बादली तेंदुआ जिसको हम कहते हैं क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, एशियाटिक लायन, बंगाली टाइगर, भारतीय तेंदुआ जिसको हम इंडियन लेपर्ड भी कह सकते हैं, हिम तेंदुआ आइस लेपर्ड, और क्लाउडेड लेपर्ड यानी कि बादली तेंदुआ। नेक्स्ट, एशियाटिक लायंस को भारतीय तथा फारसी शेरों के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? भारतीय तथा फारसी शेरों के रूप में।
चलिए अब इनकी स्थिति या स्टेटस जान लेते हैं। देखो, पहला है एशियाटिक लायंस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। देखो, ये जो है इनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही थी दरअसल, तो इसलिए देखा गया कि भारत सरकार का कौन सा एक्ट वन्य जीवों की रक्षा के लिए बना हुआ है। तो ये एक्ट जो बना हुआ है वो पता चला कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बना हुआ है। तो जो लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा संकट आता है, उनको पहली अनुसूची में जगह दे दी जाती है। तो यही कुछ मामला एशियाटिक लायंस के साथ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेटस है, इन्हें साइट्स की परिशिष्ट 1 में शामिल किया गया है। साइट्स के किस परिशिष्ट में शामिल किया गया है? पहले परिशिष्ट में। परिशिष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन्हें IUCN की रेड लिस्ट में शामिल करके लुप्त प्राय प्रजाति घोषित किया गया है। देखो भाई, IUCN एक विश्व स्तरीय संस्था है और इसकी रेड लिस्ट में इनको शामिल करके कह दिया गया है कि ये जो स्पीशीज हैं एंडेंजर्ड हैं, डिक्लेयर्ड हो गया है कि ये लुप्त प्राय हैं भैया, ये कहीं नहीं, बहुत कम पाई जाती हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये आकार में अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं। कैसे होते हैं एशियाटिक लायंस? आकार में अफ्रीकी शेरों से थोड़े से छोटे होते हैं। तो अब आपको याद हो गया ना इनके बारे में कुछ पॉइंट्स, एटलीस्ट इतना कि आप जैसे अगर आपको UPSC में टिप्पणी लिखने को आए तो आप लिख सकेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे चले। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो इनोवेशन के अंतर्गत आता है। यहाँ पे न्यूज़ है, फॉर्म्युलेशन ऑफ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी इनिशिएटेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार संबंधी राष्ट्रीय नीति निर्माण की दिशा में पहल की गई। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं इसको। हाल ही में ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने मिलकर विज्ञान, तकनीकी और नवाचार संबंधी नई राष्ट्रीय नीति के निर्माण की पहल की है। ठीक है, नेक्स्ट, ये विज्ञान, तकनीकी और नवाचार से संबंधित भारत की 5वीं राष्ट्रीय नीति होगी। ठीक है, किसने पहल की? किन दो एजेंसीज द्वारा पहल की गई? एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एक ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। ठीक है, इन दोनों के द्वारा राष्ट्रीय नीति निर्माण की दिशा में पहल की गई है। ठीक है, क्लियर। नाउ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, जान लीजिए। पहला, इस नीति के तहत कोविड-19 महामारी से ली गई सीखों को एकीकृत किया जाएगा और इनके तहत अनुसंधान और विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशाल बाजार, जनसांख्यिकीय लाभांश और डेटा में भारत की ताकत का लाभ उठाकर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण शामिल है। देखो भाई, ये सेंटेंस है बड़ा। ठीक है, अब हम आपको इस सेंटेंस को थोड़ा इस अंदाज में समझा देते हैं ताकि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। पहली तो ये बात है कि कोविड-19 महामारी से सीख को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो कोविड-19 महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये चल रही है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान क्या क्या हुआ होगा? देखो, रिसर्चेज हुई। किस किस संबंध में रिसर्चेज हुई? वेंटिलेटर्स को लेके कि कौन कौन से किस किस टाइप के वेंटिलेटर्स बनेंगे। ठीक है, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हैं, वैक्सीन से रिलेटेड रिसर्चेस चल रही हैं,
ठीक है, तो काफी इस तरह की रिसर्चेस चल रही हैं और भी। ठीक, अब देखो डेवलपमेंट यानी विकास, अब देखो किस चीज को, मार्केटिंग कैसे हो, इसको लेके डेवलपमेंटल रणनीति, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। जितने भी एसोसिएशंस हैं और जितने भी मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, वो तय कर रहे हैं कि भाई किस पटरी पे चला जाए, है ना, कौन से रास्ते पे पग धरा जाए कि जो है हम अपनी आमदनी में सुधार ला पाए। ठीक है, तो इस तरह की जो मतलब विकास हुआ। ठीक है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल काफ़ी तरह के डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले, इनोवेशंस काफ़ी हुए। तो ऐसे ऐसे जितने भी चीज़ें हुई उनसे हमको क्या क्या सीखें मिली। ठीक है, अब देखो स्टैटिस्टिकल प्रॉफिट्स जो हुए भारत में, उनसे हमको क्या सीख मिली। ठीक है, जैसे कि भारत में मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में मतलब बहुत कम है। तो अब हम ये नोन है, हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा है इसके लिए। तो भाई अब इस स्टैटिस्टिकल डेटा से हमें क्या लाभ हुआ। अनाज को लो तो अनाज के संबंध में भी डेटा मौजूद है कि भारत के पास इतना अनाज है कि 6 महीने तो देश में लोगों को फ्री में खाना खिलाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका लाभ उठा करके हम किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की सोच का निर्माण करें, ये इस पॉलिसी के तहत शामिल होगा। समझ गए? क्लियर है एक्सप्लेनेशन? ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए नेक्स्ट। इस नीति के निर्माण की प्रक्रिया में 6 महीने का समय लगेगा। देखो भैया, हम करंट में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, 6 महीने का समय इस समय लगेगा, सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अब हमें नहीं पता कितना समय लगेगा, जितना समय लगे उसको आप एग्जाम में लिखाएंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल जो सरकारी आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें ये करना पड़ा। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसे 4 इंटरलिंक्ड ट्रैक्स के तहत व्यवस्थित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। जो ट्रैक्स हैं वो इस प्रकार हैं, समझने की कोशिश कीजिए। पहला ट्रैक, विज्ञान नीति फोरम के जरिए व्यापक सार्वजनिक विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया। ठीक, विज्ञान नीति फोरम के जरिए सार्वजनिक व्यापक विशेषज्ञ परामर्श प्रक्रिया, ये हो गया आपका पहला ट्रैक। ठीक, नेक्स्ट अनुभव। नेक्स्ट, राज्य विशेष के विभिन्न मंत्रालयों के साथ इंट्रा स्टेट और इंट्रा डिपार्टमेंट परामर्श। इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रालय होंगे भैया, स्वास्थ्य मंत्रालय होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा, और भी कई मंत्रालय होंगे। ठीक है, लघु मध्यम उद्योग विभाग मंत्रालय होगा, कपड़ा मंत्रालय होगा, कई होंगे। ठीक, तो हमने क्या किया कि जितने सारे भी मंत्रालय हो सकते हैं उनसे उत्तर प्रदेश के ही विभाग जितने हैं, है ना, जो काम कर रहे हैं वो, और उत्तर प्रदेश राज्य से ही रिलेटेड लोग, ठीक, वो आपस में सलाह मशवरा करें। तो इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट और इंट्रा डिपार्टमेंट, जो काम विद इन द स्टेट हो। जैसे विद इन उत्तर प्रदेश, ऐसा हमने कहा उत्तर प्रदेश के भीतर। ठीक है ना। जो लास्ट ट्रैक है वो है शीर्ष स्तरीय बहुहितधारक परामर्श का गठन। अच्छा, शीर्ष स्तरीय यानी उच्च स्तर का ऐसा परामर्श गठित किया जाए जो कि बहुउद्देशीय हो, बहुत लोगों का हित उस परामर्श में निहित हो। ठीक है, समाहित हो। क्लियर। अब ये यहाँ पे हो गया खत्म। अब ये जो है
ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपको मान लो टिप्पणी आ जाती है, ठीक है, तो आप इस पर भी लिख सकते हैं। चलिए, इसका गठन कैबिनेट सचिवालय द्वारा नवंबर 1999 में किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा पीएसए कार्यालय के लिए इसके कार्यों की दृष्टि से अनुकूल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रधानमंत्री विज्ञान तकनीकी और नवाचार सलाहकार परिषद है, वो पीएसए यानी ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के लिए एक तरह से फैसिलिटेटर का काम करती है। ठीक है, क्लियर हो गया? पीएसए कार्यालय के उद्देश्य। अब देखो, हमने आपको पीएसए कार्यालय के बारे में समझा दिया कि पीएसए कार्यालय करती क्या है। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि पीएसए कार्यालय के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कई अनुप्रयोगों के लिए नवाचारों और समर्थन प्रणालियों की कीर्ति के लिए नीतियों, रणनीतियों और मिशनों को विकसित करना। ठीक है, नवाचार के लिए नीति, रणनीति और मिशन को विकसित करना ताकि नवाचार या इनोवेशन सफल हो जाए। ठीक है, क्लियर? आप इसको इतने छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यक्रमों को उत्पन्न करना। ठीक, फिर से समझिए इसको। बुनियादी ढांचे के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में, ठीक, सोशल और इकोनॉमिक सेक्टर्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यक्रमों का श्री गणेश करना या उनकी शुरुआत करना। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? हम फिर से पढ़ते हैं ताकि आप इसको लिखने योग्य भाषा में बदल सकें। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रक्रियात्मक कार्यक्रमों की शुरुआत करना। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करना। ठीक, ये तो आप लिख लेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका जो पीएसए कार्यालय है उसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य यहीं पे हो गया खत्म, और साथ में सेगमेंट भी खत्म हो गया। हालांकि थोड़ी डिफिकल्टीज हैं लैंग्वेज में, लेकिन समझा करके इसलिए हमने रिकॉर्ड किया है ताकि आप इसको लिखने योग्य बना पाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे कि भाई इस सेगमेंट को आप खूब एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माई मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।